हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू बैक टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 करेंगे रिगार्डिंग योर कंप्यूटर स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स मॉड्यूल। अगर इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट्स अभी तक आपने नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। दिस इज द मॉक टेस्ट शेड्यूल। अगर आप ये सारे के सारे मॉक टेस्ट देना चाहते हो रिगार्डिंग योर FAA एग्जाम, आप ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको ये सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, स्टार्टिंग विथ ओवर क्वेश्चन नंबर 1। ईच CPU हैज अ बिल्ट इन एबिलिटी टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड। हम सबको पता है हर एक प्रोसेसर की अपनी एक कैपेबिलिटी है कि वो एक सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर पाता है। आपको बताना है उसी सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंस्ट्रक्शन सेट। लेट्स मूव ओवर क्वेश्चन नंबर 2। डायरेक्ट एक्शन वायरस इज ऑल्सो नोन एज। आपको बताना है डायरेक्ट एक्शन वायरस का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नॉन रेसिडेंट वायरस। ठीक है। और ये जो डायरेक्ट एक्शन वायरस है, ये किस टाइप की फाइल्स को अटैक कर लेता है। इट अटैक्स .exe एंड .com फाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इसमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, रादर ये क्या है, इट इज अ फ्री ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑडियो सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइकॉन ऑन द एड्रेस बार इंडिकेट्स दैट द वेबसाइट इज अ सिक्योर साइट। आपको बताना है वेबसाइट के URL पे आपको कौन सा आइकन देखने को मिल जाता है जिसको देख के आपको ये पता चलती है जो आप वेबसाइट यूज कर रहे हो वो एक सिक्योर वेबसाइट है। उस आइकन को हम बोलते हैं पैडलॉक। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ओनली इनपुट डिवाइसेस। आपको बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि खाली इनपुट डिवाइसेस का है। स्टार्टिंग विथ ओवर ऑप्शन ए, माउस कीबोर्ड मॉनिटर। हमें पता है मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये इसका आंसर नहीं बनेगा। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइस। सो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDSAC। आपको बताना है EDSAC की फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की विजन एरिया अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इसमें से कौन सा की विजन एरिया नहीं है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, डॉक्यूमेंट्रीज फॉर डिजिटल अवेयरनेस। दिस इज नॉट अ की विजन एरिया ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में 3 की विजन एरियाज हैं। और वो 3 की विजन एरियाज कौन से हैं जो यहां पे मेंशन्ड है। पहला आता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन। दूसरा आता है गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड। तीसरा आता है डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स।
अब आप मुझे कमेंट में बताओगे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम किस डेट पे लॉन्च किया गया था। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम वॉज लॉन्चड ऑन, यह आप बताओगे मुझे कमेंट में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉन इंटरैक्टिव। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इसमें से कौन सा टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जो कि नॉन इंटरैक्टिव है, यानी कि उसके साथ हम इंटरैक्ट नहीं कर सकते हैं प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, अगर आपको मेरी लेक्चर सीरीज अगर आपने देखी होगी वहां पे मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है। इफ दिस इज ओवर सीपीयू एंड दिस इज ओवर प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3, प्रोसेस P4, ऐसे करते करते अगर हमारे पास बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, हम एक साथ ही ये सारी प्रोसेसेस किसको देते हैं, सीपीयू को, लेकिन बैचेस में। क्या देते हैं, बैच में। और बैच किस पैटर्न पे हम बनाते हैं, बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी। जो जो प्रोसेस सिमिलर नेचर की होगी उनका हम क्या बनाते हैं, एक बैच। लेट अस से प्रोसेस P1, प्रोसेस P3 एंड प्रोसेस P4, ये सिमिलर नेचर की अगर होगी, इनका हम एक बैच बना के हम अपने मेन फ्रेम को ये प्रोवाइड कर लेते हैं। और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, ये नॉन इंटरैक्टिव होता है, मतलब इसके साथ हम इंटरैक्ट नहीं कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। लेट्स मूव ओवर क्वेश्चन नंबर 9। ओपन वर्कबुक्स कैन इजीली बी स्विच्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की। आपको बताना है एक्सेल में अगर हमें डिफरेंट वर्कबुक्स के बीच में स्विच करना होगा तो हम उस पर्पस के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, Ctrl+Tab। बात करते हैं कंप्यूटर मॉड्यूल के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MPEG। आपको MPEG की फुल फॉर्म बतानी है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो होपफुली कंप्यूटर मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती है वो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बताओगे। अब हम स्विच करते हैं टुवर्ड्स द स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, स्टार्टिंग विद अवर क्वेश्चन नंबर 11। द वैल्यू विच डिवाइड द गिवन डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आर नोन एज। आपको बताना है उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, उन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं जो कि हमारे डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्वार्टाइल्स। ठीक है, अगर ये हमारा डेटा सेट है तो हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्वार्टाइल्स। दिस इज ओवर क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। ठीक है, और 3 क्वार्टाइल्स की वजह से, 3 वैल्यूज की वजह से हम अपने डेटा सेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज ओवर पार्ट 1, दिस विल बी ओवर पार्ट 2, दिस विल बी ओवर पार्ट 3 एंड दिस विल बी ओवर पार्ट 4। ठीक है, और ये पॉइंट मैंने आपको बार बार बताया है, जो क्वार्टाइल सेकंड होता है ये बिल्कुल एक्ट करता है एज मीडियन। ठीक है, क्योंकि मीडियन के लेफ्ट साइड में क्या होता है, 50% डेटा होता है, और राइट साइड में भी क्या होता है, 50% डेटा होता है। वैसे ही अगर आप देखोगे क्वार्टाइल के लेफ्ट साइड में कितना डेटा होता है, 50%, और राइट साइड में कितना होता है, 50%। इसलिए हम बोलते हैं मीडियन इज इक्वल टू सेकंड क्वार्टाइल। लेट्स मूव ओवर क्वेश्चन नंबर 12। डायकोटोमस क्वेश्चंस आर आल्सो कॉल्ड एज। आपको बताना है डायकोटोमस क्वेश्चंस को एक और नाम से भी जानते हैं, वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सिंपल ऑल्टरनेट क्वेश्चंस। ठीक है, और डायकोटोमस क्वेश्चंस में क्या होंगे, हमारे पास खाली 2 चॉइसेस अवेलेबल होती है, या तो हमें उसको आंसर करना होगा यस और नो, या तो टिक या क्रॉस करके, या ऐसे ट्रू और फॉल्स करके। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, डायकोटोमस क्वेश्चंस, जहां पे हमारे पास क्लियर कट 2 चॉइसेस होती है। लेट्स मूव ओवर क्वेश्चन नंबर 13। इन दी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, हमें यहां पे एक डेटा सेट दिया गया है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोड क्या होता है। हम सबको पता है मोड एक ऐसा वैल्यू होता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज जो कि हमारे डेटा सेट में क्या होता होगा, सबसे ज्यादा बार रिपीट होता होगा। While as if I'll talk about in case of frequency distribution, मोड क्या होता है, एक ऐसा वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी,
मैक्सिमम, है ना। अब अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेना है। हम देखेंगे किस डेटा आइटम की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आ रही है। आप देखोगे 1 की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 3, 2 की फ्रीक्वेंसी आ रही है 1, 3 की फ्रीक्वेंसी आ रही है 18। लाइकवाइज आप देखोगे 25, 40, 30, 22, 10 एंड 6। तो किस डेटा आइटम की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार यहाँ पे आ रही है, आप देखोगे यहाँ पे 40, और ये किसकी फ्रीक्वेंसी है 5 की। सो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ क्लासिफिकेशन। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इसमें से कौन सी फंक्शन है क्लासिफिकेशन की। आप सबको पता है क्लासिफिकेशन की वजह से हम वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर कर पाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ क्लासिफिकेशन। और हम वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को भी स्टडी कर सकते हैं, ये भी वन ऑफ द मेजर फंक्शंस है क्लासिफिकेशन की। सो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ डेमोग्राफी। आपको बताना है डेमोग्राफी का फादर किसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जॉन ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइनेंशियल डेटा ऑफ इंडियन कंपनीज टेकन फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड कंपनी अफेयर्स इज डैश डेटा। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड कंपनी अफेयर्स के एनुअल रिपोर्ट से कोई भी डेटा लेंगे तो वो हमारे लिए कौन सा डेटा बन जाएगा, दैट विल बी सेकेंडरी डेटा फॉर ऑल ऑफ अस। सो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। द गिवन सेट ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। हम बोलते हैं गिवन सेट ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज कंसिस्टेंट है अगर कोई भी क्लास फ्रीक्वेंसी क्या नहीं होगी, नेगेटिव। सो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। वाइल एज अगर हमारे सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज में एक भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नेगेटिव, उस टाइम पे हम बोलते हैं ये सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या है, इनकंसिस्टेंट। Let's move over question number 18. A bag contains 8 black, 3 red and 9 white balls. एक बैग के अंदर 8 ब्लैक, 3 रेड एंड 9 वाइट कलर की बॉल्स हैं। What if 3 balls are drawn at random? अब हम इसी बैग में से 3 बॉल्स को रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं, रैंडमली चूज कर रहे हैं। आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी जो बॉल्स हमने ड्रॉ करी होगी इस बैग में से उन सब का कलर क्या होगा, ब्लैक। मैं यहां पे इसको प्रॉपरली सॉल्व करूंगा। इफ आई टॉक अबाउट टोटल बॉल्स, इस बैग के अंदर कितनी होंगी, 8 + 3 हो गया 11, + 9 करेंगे तो 20। और रेड बॉल्स कितनी होंगी, रेड बॉल्स कितनी है, ऑब्वियसली 8, ये तो क्वेश्चन में दिया गया है। अब आप मुझे बताओ 20 बॉल्स में से अगर मुझे 3 बॉल्स सिलेक्ट करनी होंगी तो कितने तरीकों से मैं 3 बॉल्स सेलेक्ट कर सकता हूं आउट ऑफ दीज 20 बॉल्स। तो आंसर वुड बी 20C3। ये मैं बात कर रहा हूं टोटल आउटकम्स की, टोटल आउटकम्स। वो क्या आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, 20C3 के। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, which will be equal to 20 into 19 into 18 into 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 - 3 करेंगे तो फिर से आ जाएगा यहाँ पे 17 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होता है बराबर 6 के। कैंसिलेशन करेंगे 17 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 1s are 6, 6 3s are 18। 20 into 3 करेंगे 60, 60 into 19 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बराबर 1140। ये हमारे क्या बन रहे हैं, टोटल आउटकम्स। दीज आर द टोटल आउटकम्स। इफ आई टॉक अबाउट फेवरेबल आउटकम्स
वो किसके बराबर होंगे, क्योंकि हमें खाली ब्लैक बॉल्स चाहिए होंगी। तो ब्लैक बॉल्स कितनी है 8, और टोटल मुझे कितनी निकालनी है, ड्रॉ करनी है 3। तो क्या आ जाएगा 8C3। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3 फैक्टोरियल into 3 factorial, which again will be equal to 8 into 7 into 6 into 5 factorial divided by 8 minus 3 करेंगे तो 5, साथ में फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, फिर से किसके बराबर आता है 6 के। अगेन कैंसिलेशन करेंगे, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 और 6 आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, 8 7 जार कितना हो गया 56। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं 56, और टोटल आउटकम्स कितने आ रहे हैं 1140। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स आए 56 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने आए 1140। 4 से फिर से हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, ये 14 से कटेगा और ये कटेगा 285 से। सो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। नो यूजफुल और वैलिड कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन इफ देयर आर डैश इन डेटा। बताया जा रहा है हम अपने डेटा में से वैलिड कंक्लूजन्स और यूजफुल कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं कर सकते हैं अगर हमारे डेटा में क्या होंगी, इनएडिक्वेसीज, शॉर्टकमिंग्स, पिटफॉल्स। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देखा जाएगा दे आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, तो इनकी मीनिंग एक ही आती है, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। लास्ट पीयर्स प्राइस इंडेक्स टेक्स डैश एज वेट्स। आपको बताना है लास्ट पीयर्स प्राइस इंडेक्स किस चीज को कंसिडर करता है एज वेट्स। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बेस ईयर क्वांटिटीज। तो होपफुली स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के भी सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द मैथमेटिक्स मॉड्यूल, स्टार्टिंग अवर डिस्कशन विद अवर क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ये हमारा एक सर्कल है, इस सर्कल में कितने पॉइंट्स होंगे इनफाइनाइट, लेकिन इस सर्कल के खाली 21 पॉइंट्स हमें कंसिडर करने हैं। ठीक है, फिर आपको बताना है कि इन 21 पॉइंट्स में से हम टोटल कितने कॉर्ड्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो टोटल पॉइंट्स अगर मैं यहां पे देखूंगा, टोटल पॉइंट्स जिसको हम फिलहाल के लिए रिप्रेजेंट करेंगे एन से, कितने आ रहे हैं 21, और एक कॉर्ड को ड्रॉ करने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, 2 पॉइंट्स की। तो आर का वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा 2। फिर से हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन की, वो क्या आ जाएगा 21C2 which will be equal to 21 factorial divided by 21 minus 2 factorial into 2 factorial। फर्दर एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 21 into 20 into 19 factorial divided by 21 minus 2 करेंगे तो 19 factorial into 2 factorial 2 के बराबर ही होता है। अब यहां पे कैंसिलेशन करेंगे, 19 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 2, 2 10 20, तो 10 इंटू 21 करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 210। सो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। ए इनवर्स इज इक्वल टू, आपको बताना है ए इनवर्स किसके बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर रहेगा अगेन ऑप्शन बी, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेट्स मूव ओवर क्वेश्चन नंबर 23। मिस हिना took a loan of ₹21,300 at SI। हिना क्या कर रही है, एक लोन ले रही है ऑफ 21,300 और SI पे ये लोन ले रही है। तो हमें प्रिंसिपल यहां पे पहले ही पता चला, फॉर द सेम नंबर ऑफ ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें नोट डाउन करके रखना है, यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स
एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपस में क्या है, सेम, यानी आर और टी का वैल्यू यहां पे बराबर है. इफ शी पेड ₹5,325 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, हिना क्या कर रही है, लोन पीरियड के खत्म होने के बाद वो टोटल कितना इंटरेस्ट पे कर रही है, 5,325. आपको बताना है कि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे क्या रहेगा. आर का वैल्यू हमें यहां पे कैलकुलेट कर लेना है. हम वो सारी चीजें यूज करेंगे जो हमें क्वेश्चन में देके हैं. प्रिंसिपल का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, कितना लोन ये टोटल में ले रही है, 21,300. और टोटल एसआई इसको कितना देना पड़ रहा है, 5,325. और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या मेंशन्ड है, दैट आर किसके बराबर आ रहा है, डी के. हम मानेंगे लेट दिस बी इक्वल टू एक्स. हम क्योंकि आर और टी एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इसको फिलहाल के लिए डिनोट करेंगे किसे, एक्स से. अब हमें इतना पता है एस आई किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, विच विल बी इक्वल टू एस आई का वैल्यू किसके बराबर दिया गया है, 5,325 इज इक्वल टू प्रिंसिपल का वैल्यू क्या आ रहा है, 21,300 इंटू आर के बदले में क्या लिखूंगा फिलहाल के लिए एक्स, इंटू टी के बदले में क्या लिखूंगा एक्स, डिवाइडेड बाय 100. अब यहां पे फिर से कैंसिलेशन हो जाएगी, दो जीरोज आपस में कैंसिल हो जाएंगे. और ये 213 अगर मैं इज इक्वल टू के इस साइड में लेके आ जाऊंगा तो ये यहां से डिवाइड हो जाएगा. तो यहां से क्या बचा, एक्स इंटू एक्स क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5325 डिवाइडेड बाय 213. यही आ रहा है बराबर. अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ये 1 से कटेगा और ये 25 से कटेगा. सो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें यहां पे किसके बराबर आ रहा है, 25. सो मैं बोल सकता हूं एक्स का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 5 के. अब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट. और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने किस चीज से डिनोट किया था, एक्स से, और एक्स खुद किसके बराबर निकला, 5 के. सो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी. Let's move over question number 24. What is the cardinality of a set of integers x such that x is equal to n, where n ranges from 1 to 123 and n is divisible by 2 or 3? हमें कार्डिनलिटी ऑफ द सेट को यहां पे फाइंड आउट करना है. और हमें यहां पे एक x सेट दिया गया है बराबर n, वेयर ये जो n है इसका वैल्यू कहां से आ रहा है, ग्रेटर और इक्वल टू 1, लेस और इक्वल टू 123. मीन्स दैट n का वैल्यू यहां पे वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 to 123. यहां से तो हमें फिलहाल के लिए यही समझ में आ रहा है. ठीक है, अब हमें देखना है कि वो कौन से नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 123 विच आर डिविजिबल बाय 2. विच आर डिविजिबल बाय 2 मैं लिखूंगा यहां पे नंबर्स डिविजिबल बाय 2. कितने नंबर्स यहां पे ऐसे होंगे जो कि डिविजिबल बाय 2 होंगे. हम क्या करेंगे, 123 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से. तो यहां पे जो हमारा क्वोशंट आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 61. क्वोशंट की मैं बात कर रहा हूं. तो 61 नंबर्स ऐसे हैं फ्रॉम 1 to 123 जो कि क्या है, डिविजिबल बाय 2. लाइकवाइज अगर मैं देखूंगा नंबर्स डिविजिबल बाय 3, अब मैं देखूंगा कि वो नंबर्स जो कि क्या है, डिविजिबल बाय 3, वो कितने होंगे, 123 डिवाइडेड बाय 3. इसको भी अगर आप देखोगे आपका क्वोशंट आ जाएगा बराबर 41 के. अब अगर मैं देखूंगा वो नंबर्स जो कि डिविजिबल है 2 से भी और 3 से भी, नंबर्स डिविजिबल बाय बोथ, ये कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना, डिविजिबल बाय 2 and 3, वो कितने होंगे, 123 डिवाइडेड बाय 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू, अगर आप यहां पे इसका क्वोशंट निकालोगे वो आ जाएगा बराबर 20. ये हो गया. इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कार्डिनलिटी ऑफ ए से, इस तरीके से. इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कार्डिनलिटी ऑफ बी. और ये क्योंकि कॉमन वाले एलिमेंट्स है जो कि 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो इसको मैं कंसिडर करूंगा एज ए इंटरसेक्शन बी. अब अगर मुझे यहां पे टोटल कार्डिनलिटी निकालनी होगी, वी नो दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी.
विच विल बी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए किसके बराबर आया 61 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी किसके बराबर आया 41 माइनस इंटरसेक्शन में कितने आए 21। ये आ जाएगा 60 प्लस 40 करेंगे तो 100 और 102 बन जाएगा। 102 में से हम 20 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 82। सो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। हमें यहां पे y का वैल्यू दिया गया है बराबर e रेज टू पावर x डॉट कॉस ऑफ x। आपको बताना है dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0 किसके बराबर होगा। y किसके बराबर दिया गया है e रेज टू पावर x डॉट कॉस x। अब अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा सो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा। यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। मैं पहले इसकी डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा, इसको मैं एज इट इज रखूंगा। डॉट कॉस की डिफरेंशिएशन करूंगा। कॉस की डिफरेंशिएशन क्या आती है माइनस साइन एक्स, फिर करूंगा प्लस। अभी मैंने इसकी डिफरेंशिएशन नहीं की थी, अब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा। e रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन आती है बराबर e रेज टू पावर x डॉट, इसको मैं एज इट इज रखूंगा cos ऑफ x। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस e रेज टू पावर x डॉट साइन x प्लस e रेज टू पावर x डॉट cos x। यही आ रहा है बराबर। अब हमें dy बाई डी एक्स कहां पे निकालना है एट x इज इक्वल टू 0। तो मैं सिंपली यहां पे क्या करूंगा x के बदले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा 0 विच विल बी इक्वल टू माइनस e रेज टू पावर 0 डॉट साइन ऑफ 0 प्लस e रेज टू पावर 0 डॉट कॉस ऑफ 0। यही आएगा। e रेज पावर 0 हम सबको पता है एनीथिंग रेज टू पावर 0 वो 1 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा -1 डॉट साइन ऑफ 0 होता है बराबर 0 के, प्लस e रेज पावर 0 क्या बनेगा 1, एनीथिंग रेज पावर 0 1 के बराबर होता है डॉट कॉस ऑफ 0 किसके बराबर होता है 1 के। तो दिस विल बी इक्वल टू 0 इंटू 1 करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टार्टिंग विथ ऑप्शन ए, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होती है? नो। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। ये कुछ हद तक सही है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है जो कि एसोसिएटेड होता है किसके साथ? स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ओनली। लेट्स मूव ओवर क्वेश्चन नंबर 27। A fair coin with 1 marked on one face and 6 on the other and a fair die are both tossed। हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं और एक डाई को टॉस कर रहे हैं, और ये जो कॉइन है ना इसमें एक साइड से लिखा गया है 1 और दूसरे साइड से लिखा गया है 6। और डाई का तो हमें ऑलरेडी पता ही है, डाई में क्या आउटकम्स हो सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपको बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी दैट द सम ऑफ द नंबर्स दैट टर्न अप इज 3। हमें बताना है क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी जब हम इन दोनों के आउटकम्स को सम करेंगे तो सम क्या आ जाएगा 3 के बराबर। तो अगर मैं सैंपल स्पेस यहां पे निकालूंगा, सैंपल स्पेस क्या बन सकता है? कॉइन पे 1 आ सकता है और डाई पे 1 आ सकता है, तो एक कॉम्बिनेशन यहां पे बन जाएगी 1,1। कॉइन पे 1 आ सकता है, डाई पे 2 आ सकता है, तो ये आ जाएगा 1,2। लाइकवाइज 1,3 1,4 1,5 एंड 1,6। सेम तरीके से यहां पे कॉइन पे क्या आ सकता है 6 और डाई पे क्या आ सकता है 1, तो ये बन जाएगा 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 एंड 6,6। ये हमारा क्या बन जाएगा टोटल सैंपल स्पेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस किसके बराबर आ रहे हैं? अगर आप इनको काउंट करोगे दिस विल बी इक्वल टू 12। अब आप मुझे बताओ कितने आउटकम्स ऐसे हैं जहां पे सम 3 के बराबर आ जाएगा। 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। यहां पे सम 3 के बराबर आ रहा है, यहां पे भी नहीं आएगा, यहां पे भी नहीं, यहां पे भी नहीं, यहां पे भी नहीं। लाइकवाइज किसी भी और जगह पे सम 3 के बराबर नहीं आ रहा है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 1 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 12। सो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम।
हमें यहाँ पे दो नंबर्स सबसे पहले लेने हैं। उन दो नंबर्स का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, वो बराबर आ रहा है उन्हीं दो नंबर्स के सम के बराबर। इफ वन नंबर इज 15, अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है एक नंबर बराबर 15, आपको बताना है कि दूसरा नंबर क्या होगा। फॉर नाउ मैं यहां पे सपोज करूंगा लेट ओवर टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है। और क्वेश्चन का स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है, अगर मैं इन्हीं दो नंबर्स को आपस में क्या निकालूंगा डिफरेंस, और उसको अगर मैं क्या लूंगा टूवाइस यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो आ रहा है बराबर सम ऑफ द टू नंबर्स यानी कि x प्लस वाई के बराबर। इसको मैं मानूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक नंबर हमें क्वेश्चन में दिया गया है बराबर 15 के, मींस दैट ईदर x विल बी इक्वल टू 15। अब 15 कौन सा वैल्यू है वो हमें नहीं पता है, या तो x का वैल्यू 15 होगा और या तो y का वैल्यू 15 होगा। अब हम दोनों केसेस को यहां पे कंसिडर करेंगे। पहले मैं लूंगा केस 1 जहां पे हम x को कंसिडर करेंगे इक्वल टू 15। तो x को 15 वैल्यू लेने के बाद हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 15 प्लस वाई। दिस विल बी इक्वल टू 30 माइनस 2y इज इक्वल टू 15 प्लस वाई। आप इसको सॉल्व कर लेना, बहुत इजीली ये आपका आ जाएगा। दिस विल बी 3y इक्वल टू 15। कैंसिलेशन करेंगे 3 1 जार 3, 3 5 जार कितना हो गया 15। सो y का वैल्यू यहां से हमें क्या निकल रहा है 5। अगर मैं x का वैल्यू लूंगा क्या 15, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। अब दूसरा केस अगर मैं यहां पे देखूंगा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर मैं y का वैल्यू कंसिडर करूंगा इक्वल टू 15, ये मैं केस सेकंड की बात कर रहा हूं। अब मैं इस y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस 15। बिल्कुल यही बनेगा। दिस विल बी 2x माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स प्लस 15। दिस विल बी x इज इक्वल टू 45। ठीक है, यानी कि अगर मैं y का वैल्यू क्या लूंगा 15, तो x का वैल्यू उस सिनेरियो में क्या बनेगा 45। सो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात करते हैं आज की क्लास के सेकंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स a एंड b इन द रेशियो 2:3 आर। यहां पे आप एक करेक्शन कर लेना, a जो है ये है बराबर यहां पे -1,7। ठीक है, अब आपको बताना है ये दो पॉइंट्स है a एंड b हैविंग कोऑर्डिनेट्स -1,7 एंड 4,-3, a और b के कोऑर्डिनेट्स, और इसके बीच में एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशियो में। आपको बताना है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो आप यहां पे कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे, यू विल यूज सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला किसके बराबर होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हो गया फॉर x कोऑर्डिनेट, एंड m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हो गया y कोऑर्डिनेट के लिए। अब ये हमारा यहां पे क्या रहेगा x1 y1, ये हमारा यहां पे क्या रहेगा x2 y2, ये हमारा बन जाएगा m1 और ये हमारा क्या बन जाएगा m2। अब आप ये सारे वैल्यूज पुट करके इसका भी आंसर बताओगे कमेंट्स में, आंसर करोगे आप इसका कमेंट में। Let's move to our last question of this practice set. If relation R on a set A is equal to 1, 2, 3, 4, so on, is defined as R having pairs x comma y, which is defined as 3x minus y is equal to 0, then R is. हमें यहाँ पे एक सेट दिया गया है A, जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और रिलेशन भी देके हैं जिसके अंदर पेयर क्या आ रहा है x, y, और इसकी रिलेशन भी हमें यहाँ पे देखे हैं
3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। आपको बताना है कि ये किस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर यहाँ पे किसके बराबर है। आप देखो रिलेशन यहाँ पे इक्वेशन क्या आ रही है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये x और y के किस वैल्यू पे सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर मैं x का वैल्यू दूंगा 1 माइनस y का वैल्यू मुझे क्या देना पड़ेगा, 3 देना पड़ेगा, तब जाके ये 3 माइनस 3 क्या बनेगा, 0। तो अगर मैं x का वैल्यू दूंगा 1 और y का वैल्यू मुझे क्या देना पड़ रहा है, 3। लाइकवाइज अगर मैं x का वैल्यू क्या दूंगा 2, ये क्या बनेगा, 3 2 6, तो y का वैल्यू मुझे क्या देना पड़ेगा, 6, तब जाके ये क्या बन जाएगा, 0। तो दूसरा पेयर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, 6 एंड सो ऑन। आप देखो ये किसके साथ मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप मुझे कमेंट में बताओ आज के प्रैक्टिस सेट में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये आप मुझे सभी कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।